So hello everyone, welcome to class number 35 of the course Getting Started with Python। तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फंक्शंस एंड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन इन पाइथन प्रोग्राम। उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और सबसे पहले हम समझेंगे कि फंक्शन क्या है, देन फंक्शन क्या है समझने के बाद उसके बाद फंक्शन यूज करने के एडवांटेजेस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शन क्या है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम एक लार्ज प्रोग्राम जो है उसको हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हर एक सब प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा होगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और उसका रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाता है और हमारा प्रोग्राम जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर में डिफाइन हो जाता है, जिसकी वजह से हम कोड के हर एक लाइन को बहुत ही सिंपल तरीके से एसेस कर सकते हैं। ओके, सो वही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को अगर हम हमारे पाइथन प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, देन वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। सो व्हाट इज फंक्शन? So function can be defined as a named group of instructions that accomplish a complete task or specific task when it is invoked or called। तो फंक्शन क्या है? एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को दिया गया एक नाम है, जिस नेम के अंदर जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एक स्पेसिफिक टास्क को एकम्प्लिश करते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। कब? व्हेन इट इज इन्वोक्ड, जब हम उस नाम को कॉल करते हैं तब। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा फंक्शन क्या है। सो फंक्शन इज ए नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट accomplish a specific task when it is invoked। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक पाइथन प्रोग्राम मैं लिख रहा हूं, जिस पाइथन प्रोग्राम के माध्यम से मुझे एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, एज वेल एज डिवीजन भी करना है कि नहीं? तो यहाँ पे कितने तरह के टास्क मैं परफॉर्म कर रहा हूँ? 4 तरह के टास्क या फिर 4 तरह के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे कि मुझे एडिशन ऑपरेशन या फिर एडिशन टास्क परफॉर्म करने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को अगर मैं एक ग्रुप कर दूं और ग्रुप करके उनको एक नेम दे के मैं असाइन कर दूं, और जब भी मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या फिर एडिशन वाला टास्क परफॉर्म करना हो, उस नेम को मैं कॉल करूं तो वो एडिशन टास्क हमें परफॉर्म करके दे दे। तो उस तरह के नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम ले सकते हैं, सपोज मुझे एडिशन करना है तो मैंने एक नाम दे दिया, तो ये हमारा वो नेम है। और एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें जितने भी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए वो सारे के सारे लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम इसके अंदर रखेंगे। इस तरीके से हम जावा प्रोग्राम में करते थे, बट पाइथन में हम क्या करेंगे? पाइथन में हम यहाँ पे जबकि ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते, तो हम टैब स्पेस यूज करके ब्लॉक को डिफाइन करते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको यूज करके हम एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, उसको हम एक नेम देके डिफाइन करते हैं, जिसके द्वारा जब भी हमें यही सेम टास्क हमारे प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में बार बार परफॉर्म करना हो, तो वही सेम लाइन ऑफ कोड हमें और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सेम लाइन ऑफ कोड जो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है या फिर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसको बार बार लिखने के बदले अगर हम सिर्फ उसको दिया गया नाम को ही कॉल कर लेंगे, तो वही सेम टास्क डिफरेंट लोकेशन में अगर हम रिपीटेडली परफॉर्म करना चाहते हैं, ओनली उस नेम को कॉल करके हम वही सेम टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो हमने एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमने जो एक नेम असाइन किया, जिस नेम को कॉल करके हम इस स्पेसिफिक टास्क को हमारे प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट लोकेशन में जितना बार चाहे उतना बार यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं, दैट नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज फंक्शन। ओके, तो आई थिंक फंक्शन क्या है वो तो क्लियर हो गया। सो वंस डिफाइंड मीन्स फंक्शन अगर एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं, दैट देन इट कैन बी कॉल्ड रिपीटेडली फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द प्रोग्राम विदाउट राइटिंग ऑल द कोड्स ऑफ दैट फंक्शन एवरी टाइम। ओके, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लेते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टास्क हम कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने वो टेंट वाला एग्जांपल हमने लिया था कि सपोज एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि टेंट मैन्युफैक्चर करता है और कस्टमर को सेल करता है। तो एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि
अलग अलग तरह के टेंट बनाता है। सपोज कोनिकल शेप वाला नीचे वाला पार्ट सिलिंड्रिकल शेप है, उसके ऊपर वाला पार्ट कोनिकल शेप है। ओके, इस तरह का टेंट बनाता है। सपोज और एक तरह का टेंट बना रहा है जिसके मतलब जिसमें जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, ओके, जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा किस तरीके से है, जो नीचे वाला पार्ट है हमारा वो रेक्टेंगल शेप का है, पर ऊपर जो हमारा कोन है वो कोनिकल शेप वाला ही रखेंगे, है कि नहीं? वो हम कोनिकल शेप वाला ही रखेंगे। तो इस तरीके से दोनों अगर टेंट का एग्जांपल हम देखें, दोनों में ऊपर वाला पार्ट जो है वो कोनिकल वाला पार्ट है। तो कोनिकल वाला पार्ट एरिया जितना है उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें सेम लाइन ऑफ कोड चाहिए। तो एक बार सिलिंड्रिकल वाला टेंट के लिए कोनिकल पार्ट के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कोड लिखेंगे, फिर ये रेक्टेंगल वाला टेंट बनाने के लिए उसमें भी कोनिकल वाला पार्ट जो है उसके लिए सेम लाइन ऑफ कोड दोबारा लिखेंगे, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम का जो कम्प्लेक्सिटी है बढ़ेगा, नंबर ऑफ लाइंस कोड जो है वो हमारे प्रोग्राम में इंक्रीज होंगे। सेम काइंड ऑफ कोड हमें रिपीटेडली लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रोग्राम हमारा बहुत ज़्यादा बल्की एंड बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अगर फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर लें, तो कहीं पे भी अगर कोनिकल शेप का एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, एक कोनिकल फंक्शन हम ले लेंगे। तो वो कोनिकल फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो कोनिकल फंक्शन क्या करेगा, अगर कहीं पे भी कोन वाला एरिया यूज हो रहा है तो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इस फंक्शन को अगर कॉल कर लेंगे बाय गिविंग सम पैरामीटर्स, मतलब बाय गिविंग सम इनपुट वैल्यूज। तो इन वैल्यूज को लेके वो टास्क हमें परफॉर्म कर देगा, और वही टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए, वही लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें बार बार रिपीटेडली और लिखने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम भी जो है वो सिंपल हो गया और नंबर ऑफ कोड भी रिड्यूस हो गए, और सेम कोड को एक बार लिख के हम बार बार यूज भी कर पाए। ओके, तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस तरीके से हमारे प्रोग्राम में सपोज 50 तरह के अलग अलग तरह के टास्क हमें परफॉर्म करना है एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर, तो क्या हम 50 तो अलग अलग फंक्शन ले सकते हैं? यस, हम ले सकते हैं। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि एक प्रोग्राम के अंदर हम कितने फंक्शंस यूज कर सकते हैं। जितना फंक्शन हमें डिजायर्ड है, जितना फंक्शन हमें जरूरत है, उतना फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे प्रोग्राम की डिजाइनिंग को सिंपल एंड रीडेबल फॉर्मेट में डिफाइन करने के लिए। ओके, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या है एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हम हमारे प्रोग्राम में मेनली क्यों यूज करते हैं। ओके, अभी उस चीज का यूज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, एक प्रोग्राम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जो प्रोग्राम एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में भी लिया था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या एग्जाम्पल लिया था कि हमें कैलकुलेट करना है पेबल अमाउंट फॉर द टेंट बाय यूजिंग द यूजर डिफाइंड फंक्शन। आज के क्लास में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हम फंक्शन यूज करके कैसे टेंट का पेबल अमाउंट सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कैसे हो जाए। ओके, तो जैसे कि डायग्राम हम ऑलरेडी देखे थे। डायग्राम हमारा क्या था कि डायग्राम हमारा जो था वहां पे नीचे वाला पार्ट जो है वो सिलिंड्रिकल पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट जो है वो कोनिकल पार्ट था, है कि नहीं? तो हमें टोटल पेबल अमाउंट फाइंड करने के लिए टेंट का क्या क्या ऑपरेशन या फिर क्या क्या टास्क हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोनिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो तीन टास्क हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, वो तीन टास्क के लिए हम अलग अलग फंक्शन ले लेंगे, ताकि वही तीन टास्क इन फ्यूचर अगर कोई डिफरेंट लोकेशन में प्रोग्राम के अंदर अगर हमें चाहिए, तो वही सेम कोड हमें बार बार और लिखना ना पड़े, है कि नहीं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोनिकल पार्ट के लिए या फिर सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे फंक्शन। तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं हम देख सकते हैं, इसके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि कोई भी फंक्शन को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड DEF डिफाइन। उसके बाद जो भी फंक्शन का नाम हम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद फंक्शन हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो एक फंक्शन से अगर हम कोई टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो उस फंक्शन को टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ डेटा इनपुट के हिसाब से चाहिए। तो फंक्शन को हम जो डेटा एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, पैरामीटर के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो पैरामीटर के हिसाब से हमने इनपुट प्रोवाइड किया, तो उस इनपुट को लेके
हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो लाइन ऑफ कोड चाहिए वो लाइन ऑफ कोड को हम इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। तो ये टोटल अभी हम जो देख रहे हैं ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन का डेफिनेशन हम थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। इट इज ए नेम्ड, मतलब ये एक नेम दिया गया है। इट इज ए नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को दिया गया एक नाम है फंक्शन, दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क व्हेन इट इज कॉल्ड। तो इसका काम क्या है, इसके अंदर हम जो लाइन ऑफ कोड लिए हैं वो क्यों लिए हैं, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। पर ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कब करेगा, जब हम इसको इन्वोक करेंगे, मतलब जब हम इसको कॉल करेंगे। अभी हमने इसको सिर्फ डिफाइन किया है, तो ये डिफाइन करने से कोई काम नहीं करेगा। डिफाइन करने के बाद जब हम इसको कॉल करेंगे तभी जाके ये टास्क या फिर एक्शन परफॉर्म करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ठीक है, हमने सिलिंड्रिकल जो एरिया है उसका कैलकुलेट कैसे करना है उसके लिए हमने फंक्शन ले लिया। उसी तरीके से कोनिकल वाला पार्ट जो है उसके लिए भी हम ले सकते हैं, कोनिकल वाला पार्ट के लिए भी हमने डिफाइन कर दिया। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा टास्क क्या था, कोनिकल वाला पार्ट के लिए भी हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें मेथड यूज करना है, तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, मतलब टोटल पेएबल कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके लिए भी जो लाइन ऑफ कोड है वो भी हमने इसके अंदर डिफाइन कर दिया। तो जितने भी टास्क हमें परफॉर्म करने हैं, जितने भी हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट परफॉर्म करना है, वो सारे के सारे कैलकुलेशन वाला पार्ट हमने सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके तीन तीन फंक्शन में हमने उसको डिफाइन किया। तीन फंक्शन में उसको डिफाइन करने के बाद फिर अभी हम नॉर्मल टास्क हमारा जो शुरू करेंगे। ये तीन जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है उसमें हमने पैरामीटर्स दिया है। तो उसमें हमने क्या क्या पैरामीटर्स दिया है, जैसे कि सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए हमें रेडियस चाहिए एंड उसका हाइट चाहिए। कोनिकल पार्ट के लिए हमें स्लैंट हाइट चाहिए और रेडियस तो सिलिंड्रिकल पार्ट के साथ सेम है। ओके, उसके बाद नेट पेएबल अमाउंट कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट पता होना चाहिए। उसके बाद टोटल कॉस्ट पे हम टैक्स लगाएंगे और फिर टोटल कॉस्ट के साथ टैक्स को ऐड करके हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे टोटल नेट पेएबल अमाउंट कितना है। तो इसका मतलब हमें यूजर से ये चार इनपुट चाहिए, मतलब जो कंपनी है वो कंपनी से हमें ये चार इनपुट चाहिए। ये चार इनपुट लेके हम क्या करेंगे, ये तीन फंक्शन को यूज करके टास्क परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम यूजर से इनपुट लेना शुरू करेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम पहले एग्जीक्यूशन के टाइम में ऐसे मैसेज दिखा देंगे कि एंटर वैल्यूज ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ 10 इन मीटर। उसके बाद हाइट वाला मैसेज दिखाएंगे तो यूजर हाइट इनपुट करेगा। फिर रेडियस वाला दिखाएंगे तो रेडियस इनपुट करेगा। उसी तरीके से फिर हम यहाँ पे सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट रेडियस हो गया, तो सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे थे। अभी फॉर्मूला नहीं लिखना है, फॉर्मूला हम कहीं और डिफाइन कर चुके हैं। तो फॉर्मूला हम जिस नाम से डिफाइन किए हैं उस नाम को बस हम कॉल करेंगे और एच और आर जो हमने यहाँ पे इनपुट लिया वो इनपुट वैल्यू को एज ए पैरामीटर हम पास कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। मैंने बोला था कि फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं वो काम नहीं करता, डिफाइन करने के बाद जब हम उसको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे कि अभी हमने इसको कॉल किया, तो कॉल करने के बाद वो सिलिंड्रिकल फंक्शन के पास जाएगा, उसके अंदर सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करेगा। एरिया कैलकुलेट करने के बाद वहां पे, यहाँ पे जैसे हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखे हैं उसी तरीके से वहां पे भी हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखे थे। वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू वो एरिया रिटर्न करेगा। वो रिटर्न करने के बाद वो रिजल्ट आके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से जो कोनिकल वाला पार्ट है, कोनिकल वाला पार्ट का स्लैंट हाइट हम वैल्यू इनपुट के हिसाब से लेंगे। रेडियस तो वही सिलिंड्रिकल पार्ट के साथ सेम है, तो हम फिर कोनिकल पार्ट वाला एरिया कैलकुलेट करने के लिए कोनिकल पार्ट जो है उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम जो मेथड या फिर फंक्शन यूज किए थे उस फंक्शन को कॉल करेंगे और वहां पे स्लैंट हाइट और रेडियस को एज ए इनपुट हम पास कर देंगे। तो उस मेथड के पास कॉल होके जाएगा, वहां पे एरिया कैलकुलेट होगा, एरिया कैलकुलेट होके यहाँ पे रिटर्न आएगा और उस रिटर्न वैल्यू को हम स्टोर करेंगे इस वेरिएबल में। उसके बाद टोटल एरिया यहाँ पे हमें मिल गया, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो दोनों को ऐड करके हमने टोटल एरिया कैलकुलेट कर दिया। तो अभी तक हमने ये तीन वैल्यू तो इनपुट ले लिया, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट।
तो कॉस्ट नॉर्मली रियल लाइफ में कैसे कैलकुलेट होता है? पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर को कितना कॉस्ट लगेगा, उसी हिसाब से हम टोटल एरिया जितना है, जितना भी स्क्वायर मीटर का है, उसके साथ 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट तो हमें मिल जाएगा सिंपल तरीके से। ओके, तो टोटल एरिया तो हमें मिल गया, टोटल एरिया हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। तो कॉस्ट कैलकुलेशन प्रोसेस में हमें यूजर से क्या इनपुट चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर का कितना कॉस्ट वो लेने वाला है कंपनी, वो इनपुट करे। वो इनपुट करने के बाद हमने उसको टोटल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल गया। तो टोटल कॉस्ट को हम प्रिंट कर देंगे। टोटल कॉस्ट को प्रिंट करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नेट पेएबल अमाउंट, टोटल कॉस्ट तो हमें मिला पर कस्टमर तो टैक्स इंक्लूड करके पे करेगा, तो टोटल हमें नेट पेएबल अमाउंट कितना कस्टमर पे करेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना चाहते। उसके लिए हमने फंक्शन डिफाइन किया है, तो हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के बाद वो फंक्शन वहां पे कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करके टैक्स उसको कॉस्ट के साथ ऐड करेगा, ऐड करके टोटल नेट पेएबल अमाउंट मिल जाएगा। वो नेट पेएबल अमाउंट रिटर्न होके यहाँ पे आएगा जहां से हमने कॉल किया था। वहां पे रिटर्न आने के बाद वहां पे हमें वो अमाउंट मिलेगा जो अमाउंट कस्टमर पे करने वाला है, और उसको हम प्रिंट स्टेटमेंट के माध्यम से प्रिंट करके दिखा देंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा प्रोग्राम जो था वो अभी सिंपल हो गया। जितने भी टास्क परफॉर्म करने वाले लाइन ऑफ कोड थे, उसको हमने अलग अलग फंक्शन में डिफाइन कर दिया, इंडिविजुअल ग्रुप वाइज। और उसके बाद बाकी जितने भी यूजर से हमें इनपुट लेके सिंपल सिंपल टास्क परफॉर्म करना हो, बस वही सिंपल सिंपल टास्क को ही हमने बाहर परफॉर्म किया। ये है हमारा वो टोटल कोड, अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो, है कि नहीं। जहाँ पे कि सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना था वो हमने अलग से डिफाइन कर दिया, कोनिकल पार्ट वाला एरिया कैलकुलेट करना था वो हमने अलग से डिफाइन कर दिया, टैक्स इंक्लूड करके नेट पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करना था वो हमने अलग से डिफाइन कर दिया। इसके वजह से हमारा जो मेन प्रोग्राम ये है वो अभी छोटा हो गया, है कि नहीं। क्योंकि हमने ये जो कैलकुलेशन करने वाले पार्ट हैं उसको हमने अलग से डिफाइन कर दिया, मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो गया। और बाकी यहाँ पे हम सिंपल प्रोसेस को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने किया। यूजर से हमने इनपुट लिया सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए, उसका एरिया हमने कैलकुलेट किया। फिर हमने क्या किया, स्लैंट हाइट हमने लिया, फिर कोनिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट किया, फिर दोनों का एरिया हमने सम कर दिया, फिर टोटल एरिया को हमने प्रिंट कर दिया। फिर यूजर्स मतलब जो कंपनी है, कंपनी से पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितना लगाना चाहता है वो हमने इनपुट लिया, और उसको हमने एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया, टोटल कॉस्ट हमने प्रिंट कर दिया। फिर हमने कॉल किया कि नेट पेएबल कॉस्ट कैलकुलेट करो, और हमने नेट पेएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करके प्रिंट स्टेटमेंट के माध्यम से सिंपल तरीके से प्रिंट कर दिया। तो बहुत ही यहाँ पे हम अगर देखें प्रोग्राम, जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था विदाउट यूजिंग फंक्शन, तो वहाँ पे सब चीज हम एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अनऑर्गेनाइज्ड लग रहा था और बहुत ज्यादा क्लमजी या फिर बहुत ज्यादा बल्कि लग रहा था। अभी अगर इस प्रोग्राम को हम देखेंगे, ये प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। ऑर्गेनाइज्ड लगने के साथ साथ रीडेबिलिटी भी इसका इंप्रूव हो गया, क्योंकि हम इसको इजीली रीडेबल कर सकते हैं, इजीली हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि क्वेश्चन हमारा क्या बोला है वो हम लिख लेते हैं पहले, जैसे कि हम हर बार करते आते हैं कमेंट। तो हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 2 है चैप्टर 3 का, तो वो हमने कमेंट में ऐड कर लिया है। फिर क्वेश्चन जो है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोला है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेएबल अमाउंट फॉर द टेंट, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक टेंट है जो कि बॉटम वाला पार्ट जो है वो सिलेंड्रिकल है और उसका सरमाउंट हुआ है ऊपर वाला पार्ट जो है वो कोनिकल पार्ट के द्वारा। उस टेंट का हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, नेट पेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, जहाँ पे जो अमाउंट पे करेगा कस्टमर वो एक्चुअल कॉस्ट के साथ साथ 18% टैक्स को ऐड करके पे करने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन हमें बोला है टू कैलकुलेट द नेट पेबल अमाउंट ऑफ द टेंट, नेट पेबल अमाउंट ऑफ द टेंट। तो किस तरह का टेंट हमारा है, जो टेंट है वो है सिलिंड्रिकल टेंट, एंड सरमाउंट हुआ है, मतलब उसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो कवर हुआ है कोनिकल टॉप के द्वारा।
इस तरह का एक टेंट है, उस टेंट का नेट पेबल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है बाय इंक्लूडिंग 18% टैक्स। 18% टैक्स को इंक्लूड करके हमें उसका क्या करना है, टोटल नेट पेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो हम खुद से क्रिएट करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस टोटल क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो तीन तरह के टास्क मेनली हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। जो टेंट है, टेंट जो हमारा टोटल कैनवास है उसका दो पार्ट है, एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, एक कोनिकल पार्ट है। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन कोनिकल पार्ट का एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों पार्ट का एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, दोनों का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम टैक्स इंक्लूड करके नेट पेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं। तो जैसे कि सिलिंड्रिकल पार्ट पहले है, तो सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, बाय यूजिंग द कीवर्ड DEF। देन जो भी फंक्शन का नाम हम देना चाहते हैं फंक्शन का नाम देंगे। तो एक सिलिंड्रिकल जो टोटल पार्ट है उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या इनपुट वैल्यू चाहिए, हाइट चाहिए एंड रेडियस चाहिए। तो उसको हम पैरामीटर में इनपुट के हिसाब से लेंगे, देन कॉलन। इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। तो फंक्शन क्या है, एक नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो नेम तो हमने दे दिया, इस नेम को जब हम कॉल करेंगे तो वो टास्क परफॉर्म करेगा। तो इस नेम को कॉल करने से क्या टास्क परफॉर्म करेगा वो अभी हम उसके अंदर उसके ब्लॉक में डिफाइन करेंगे। जैसे कि इसके माध्यम से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ओके, एरिया कैलकुलेट करेगा, फिर एरिया कैलकुलेट करने के बाद इस एरिया वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, जो कि किस में स्टोर है, एरिया सिलेंडर वाला जो हमने वेरिएबल लिया है उसमें स्टोर है। तो एक टास्क का जो प्रोसेस है वो हमने डिफाइन कर दिया। उसी तरीके से कोनिकल वाला पार्ट का भी हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फिर से ले लेंगे। तो उसमें इनपुट हमें क्या देना होगा, स्लैंट हाइट एंड रेडियस, वो हमने इनपुट दे दिया। फिर उसका भी एरिया हम कैलकुलेट करने के लिए जो कोड है वो कोड हम डिफाइन कर लेंगे। तो उसका कोड क्या है, पाई रेडियस देन स्लैंट हाइट। फिर इसको हम रिटर्न करेंगे, कहाँ रिटर्न करेंगे, जहां से कॉल किया जाएगा वहां हम रिटर्न करेंगे। तो क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे, जो इस वेरिएबल में स्टोर है उस वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे। उस तरीके से और क्या फंक्शन या फिर और क्या टास्क हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है, नेट पेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है कि नहीं। सो पोस्ट टैक्स प्राइस हम ले लेते हैं, पर कोई भी नाम हम ले सकते हैं फंक्शन का। फंक्शन नेम में स्पेस मत देना, अगर स्पेस कहीं देने का जरूरत पड़े तो वहां पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ओके, तो जो नेट पेबल अमाउंट है, नेट पेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए टैक्स इंक्लूड करके उसके लिए पहले हमें टोटल कॉस्ट कितना हुआ वो हमें पता चलना चाहिए। तो कॉस्ट अमाउंट को हम इनपुट के हिसाब से पैरामीटर में लेंगे। उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्स कितना कैलकुलेट करना है, 18%। तो 0.18 इंटू द टोटल कॉस्ट। ओके, तो टैक्स कैलकुलेट हो गया। टैक्स कैलकुलेट होने के बाद फिर नेट अमाउंट या फिर नेट प्राइस जो हमें कस्टमर प्रोवाइड करेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे, कॉस्ट प्लस टैक्स, है कि नहीं। उसके बाद नेट पेबल अमाउंट कितना हमें रिटर्न करेगा, मतलब कितना हमें पे करेगा कस्टमर, वो कैलकुलेट होने के बाद वो जिस वेरिएबल में स्टोर हुआ उस वेरिएबल के वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे किसके पास, जहां से हम इसको कॉल करेंगे वहां हम रिटर्न करेंगे। तो क्या क्या टास्क हमें परफॉर्म करना है वो तो हमने डिफाइन कर दिया। अभी नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, ये तीन फंक्शन जो टास्क परफॉर्म करेंगे, टास्क परफॉर्म करने के लिए इनको क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। तो जो जो इनपुट चाहिए वो इनपुट अभी हम यूजर से लेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें यूजर को पहले क्या करना पड़ेगा, दिखाना, मतलब जब भी हम कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं वो काम नहीं करता, डिफाइन करने के बाद जब हम इसको कॉल करेंगे तभी वो काम करेगा। तो सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा।
ओके, सो उसके लिए यूजर को हम मैसेज दिखाएंगे बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, एंटर वैल्यूज ऑफ cylindrical part of the tent in meters। तो हमने मैसेज दिया मतलब जो यूजर को कि जो एरिया या मतलब जो भी टेंट है जिसका नेट पेबल अमाउंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसका जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वो सिलिंड्रिकल पार्ट का जो वैल्यू है, जैसे कि हाइट है, रेडियस है, वो वैल्यू हमें इनपुट करके प्रोवाइड करो। उसका एक मैसेज हमने दे दिया। तो यूजर हाइट अगर इनपुट करेगा तो हाइट वैल्यू को हम स्टोर करके रखेंगे एक वेरिएबल में। ओके, वहां पे प्रॉम्प्ट दे देंगे कि हाइट एंटर करो, तो यूजर हाइट एंटर करेगा। उसी तरीके से रेडियस एंटर करने के लिए भी हम यूजर को एक प्रॉम्प्ट दे देंगे इनपुट मेथड यूज करके, तो वहां पे रेडियस वैल्यू इनपुट करेगा। ओके, उसके बाद हाइट और रेडियस ये दोनों तो इंसर्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, जो सिलिंड्रिकल पार्ट हमारा है वो सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम कहाँ डिफाइन किए हैं कोड, यहाँ पे कोड डिफाइन किए हैं ऑलरेडी। तो इस नेम को हम कॉल करेंगे, इस नेम को हम कॉल करेंगे, नेम हमारा क्या था CYL, और वहां पे इनपुट हम पास करेंगे HR। ओके, तो ये कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन कॉल होगा तो ये कॉल हो जाएगा। ये कॉल होने से उसके अंदर के कोड एग्जीक्यूट होंगे, अंदर का कोड एग्जीक्यूट होकर टास्क परफॉर्म होगा। टास्क परफॉर्म होने के बाद जो टोटल एरिया कैलकुलेट हुआ वो रिटर्न होगा, वो रिटर्न होके आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ आने के बाद वो वैल्यू असाइन होगा इस पर्टिकुलर वेरिएबल को। ओके, तो ये सिलिंड्रिकल पार्ट का हो गया। उसी तरीके से हम कोनिकल पार्ट के लिए भी ले सकते हैं। कोनिकल पार्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा और एक चीज क्या चाहिए, स्लैंट हाइट यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने फिर से इनपुट मेथड यूज कर लिया, और इनपुट मेथड यूज करके वहां पे सिंपली हम एक मैसेज मतलब प्रॉम्प्ट दे देंगे कि एंटर स्लैंट हाइट, ओके, ऑफ द कोनिकल पार्ट इन मीटर। हमने ऊपर जबकि मीटर्स में लिख दिया है तो दोबारा ना लिखने से भी चलेगा। स्लैंट हाइट एंटर करो बोल के हमने सिंपली एक मैसेज दे दिया। तो स्लैंट हाइट एंटर होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कोनिकल पार्ट वाला जो है वो कोनिकल वाला पार्ट का हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो कोनिकल वाला पार्ट एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने फंक्शन लिया है, उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। उस फंक्शन को कॉल करते वक्त हम इनपुट वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि स्लैंट हाइट पास करेंगे एंड रेडियस पास करेंगे। दोनों वैल्यू हमने पास किया है कि नहीं। तो वो कोनिकल पार्ट वाला एरिया कैलकुलेट करेगा, वो वैल्यू रिटर्न करेगा, वो फिर हमारे ये CA से कौन इस वेरिएबल में स्टोर होगा कोनिकल वाला पार्ट का एरिया। ओके, उसके बाद टोटल जो हमारा कैनवास है उसका टोटल एरिया अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमने सिलिंड्रिकल पार्ट वाला एरिया कैलकुलेट करके हमने वेरिएबल में स्टोर किया, प्लस कोनिकल वाला पार्ट एरिया कैलकुलेट करके हमने जिस वेरिएबल में स्टोर किया, दोनों को हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। सिंपली ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, दोनों का एरिया हम प्रिंट करके दिखा सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ द कैनवस। हम ऐसे दिखा सकते हैं टोटल एरिया ऑफ द कैनवस, तो वो किस में स्टोर है, कैनवस एरिया वेरिएबल में स्टोर है। ओके, तो टोटल एरिया हम दिखा दिए। तो टोटल एरिया जितना है वो दिखाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अभी टोटल एरिया तो हमें मिल गया। टोटल एरिया मिलने के बाद अभी हमें इसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है ताकि हम नेट पेबल अमाउंट कैलकुलेट कर सकें। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिट प्राइस पहले पता होना चाहिए। तो यूनिट प्राइस हम कंपनी वालों से या फिर यूजर से एक्सेप्ट करेंगे कि कितना यूनिट प्राइस रखना चाहते हो, वो इनपुट मेथड के माध्यम से इनपुट करो। ओके, सो एंटर कॉस्ट फॉर 1 स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर के लिए फिर 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो कितना रुपीस कॉस्ट में रखना चाहते हैं। सो एंटर कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, जो भी हम चाहे बोल सकते हैं, कैनवास इन रुपीस।
1 मीटर स्क्वायर का वो प्राइस कितना रखना चाहते हैं वो एंटर करें। उसके लिए हमने यूज़र इनपुट लेने के लिए इनपुट मेथड हमने यूज़ किया, उसके माध्यम से हमने प्रॉम्प्ट दिया। तो उसके माध्यम से कंपनी के जो यूज़र है वो इनपुट करेगा। वो इनपुट करने के बाद कि हाँ, हम इतना स्क्वायर मीटर 1 स्क्वायर मीटर के लिए हम इतना रुपीस कॉस्ट रखना चाहते हैं। तो उसको बेस करके हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, जो हमारा यूनिट प्राइस है जो कि पर स्क्वायर मीटर है, इनटू टोटल एरिया। टोटल एरिया हमारा किस में स्टोर है, कैनवास एरिया में स्टोर है। तो टोटल कॉस्ट हमें मिल गया। टोटल कॉस्ट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, अभी टोटल कॉस्ट को प्रिंट करके दिखा सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इतना हो रहा है। ओके, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास बिफोर टैक्स, टैक्स बिना इंक्लूड करके टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है वो हम दिखाना चाहते हैं। तो वो टोटल कॉस्ट वेरिएबल में स्टोर है, तो इस तरीके से दिखा देंगे। उसके बाद फिर से प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, हम टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करके हमारा कितना कॉस्ट हो रहा है वो दिखाना चाहते हैं, नेट पेबल अमाउंट। ओके, सो नेट पेबल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स। तो टैक्स इंक्लूड करने के बाद कितना अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा वो हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे, वो हम पोस्ट टैक्स प्राइस फंक्शन के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसी पोस्ट टैक्स प्राइस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, तो वो हमें खुद से कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर देगा पोस्ट टैक्स प्राइस। तो उसके पास हमें टोटल कॉस्ट को पास करना पड़ेगा, तो हम टोटल कॉस्ट को पास कर लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट हमने यहाँ पे जो पास किया वो टोटल कॉस्ट वहाँ पे जाएगा और कॉस्ट वेरिएबल को असाइन होगा। फिर कॉस्ट वेरिएबल का वैल्यू यूज करके टैक्स कैलकुलेट होगा। फिर कॉस्ट एंड टैक्स को मिला के टोटल नेट प्राइस कैलकुलेट होगा, जितना अमाउंट कस्टमर को हमें पे करना है। फिर उस वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे, वो वैल्यू रिटर्न होके इस फंक्शन के पास आएगा और फिर प्रिंट करके वो वैल्यू हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा रीडेबिलिटी इंप्रूव हो गया और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो इस चीज़ के लिए हम फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हमारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। और वही सेम कोड, जैसे कि और कहीं पे और किसी प्रोडक्ट में हमें सेम सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना हो, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए यही सेम कोड हमें और दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अगर कोई दूसरे प्रोडक्ट में 18% टैक्स लगा के नेट पेबल अमाउंट कैलकुलेट करना हो, तो दोबारा ये कोड लिखने की यही सेम कोड में कोई दूसरी जगह पे ज़रूरत नहीं है, हम इस फंक्शन को सिंपली कॉल कर देंगे। तो जिसकी वजह से सेम लाइन ऑफ कोड हमें रिपीटेडली और लिखना भी नहीं पड़ेगा। अगर हमें मल्टीपल डिफरेंट लोकेशन में चाहिए, प्रोग्राम का रीडेबिलिटी इंप्रूव हो गया, रीयूजेबिलिटी इंप्रूव हो गया, लाइन ऑफ कोड लिखने में रिड्यूस भी हो गया और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी हो गया। इतना सारा एडवांटेज हमें मिला फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अगर हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके इसको थोड़ा रन करके देख लेते हैं। तो जैसे इसका लास्ट प्रोग्राम काम किया था वही सेम तरीके से काम करेगा। ओके, तो टोटल एरिया हमें दे दिया। उसके बाद पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितना है, कितना रखना चाहते हो। जैसे कि सपोज हम 10 रुपीज़ रखना चाहते हैं, तो टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया, फिर नेट पेबल अमाउंट कैलकुलेट करके हमें प्रोवाइड किया। ओके, सो आई थिंक ये एग्जांपल बहुत सिंपल तरीके से समझ आ गया होगा सबको। प्रोग्राम, तो अभी हम एडवांटेजेस को थोड़ा देखते हैं। तो जैसे कि ये जो प्रोग्राम अभी हमने देखा, सपोज वही सेम कंपनी इन फ्यूचर मतलब एक रेक्टेंगुलर टेंट बना रहा है जिसका ऊपर वाला पार्ट जो है वही कोनिकल पार्ट ही रहेगा, है कि नहीं। तो दो तरह के टेंट बनाने लगा है अभी कंपनी। पहले सिलिंड्रिकल बॉटम वाला पार्ट था और ऊपर वाला पार्ट कोनिकल था। अभी फिर और एक तरह का टेंट बना रहा है जहां पे नीचे वाला पार्ट रेक्टेंगुलर है पर ऊपर वाला पार्ट वही सेम है, वही सेम कोनिकल है। तो उसके लिए हमें कोनिकल पार्ट के लिए जो रेक्टेंगुलर वाला टेंट बना रहा है उसका जो अपर वाला पार्ट जो कोनिकल एरिया है, उसका कोनिकल एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें दोबारा कोड प्रोग्राम के अंदर और लिखने की जरूरत नहीं है। हम वही सेम कोनिकल फंक्शन को कॉल करके क्या कर सकते हैं, कोनिकल पार्ट वाला एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसकी वजह से सेम लाइन ऑफ कोड हमें बार बार और लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा
नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड जो है वो रिड्यूस हो गया, ये एक एडवांटेज हमें मिला। सपोज वही सेम कंपनी का और एक सिनेरियो हम लेते हैं, वही सेम कंपनी टेंट के बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट भी सेल करना शुरू करना चाहता है और उसमें भी वही सेम 18% का टैक्स ऐड करके सप्लाई करना चाहता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो नेट पेबल अमाउंट वाला 18% टैक्स ऐड करके कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फंक्शन लिया था, वही सेम फंक्शन हम अदर प्रोडक्ट के नेट पेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, है कि नहीं। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर हमें कहीं पे भी सेम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में यूज करना पड़े, तो जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है लेंदी हो जाता है और सेम टाइप ऑफ कोड रिपीटेडली हम लिखने लगते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करने से हमें मेनली क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है। फर्स्ट एडवांटेज तो हमें मिलता है कि इट इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी। ये रीडेबिलिटी इंक्रीज कर लेता है, क्योंकि जैसे कि कोई लॉन्गर कोड हो, मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम हो जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमें 50-100 तरह के टास्क परफॉर्म करने हैं सिंगल प्रोग्राम के माध्यम से। तो अगर हर एक टास्क परफॉर्म करने वाले जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको अगर हम इंडिविजुअल ग्रुप वाइज नेम दे के डिफाइन कर लेंगे, तो जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम का रीडेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाता है और हम प्रोग्राम को इजीली समझ पाते हैं। देन अनदर एडवांटेज इज इट रिड्यूसेस द कोड लेंथ। सेम लाइन ऑफ कोड को हमें रिपीटेडली अगर हमारा हमारे प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में यूज करना है, अगर हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हमें सेम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली लिखना नहीं पड़ता। एक बार ही उसको फंक्शन के अंदर डिफाइन करके प्रोग्राम में डिफरेंट लोकेशन में जहां पे भी वही सेम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए, एक सिंगल कॉल के माध्यम से हम उस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसके वजह से कोड का लेंथ भी रिड्यूस होता है और डिबग करके एरर फाइंड करके उसको सॉल्व करने में भी हमें इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। और क्या एडवांटेज हमें मिलता है, इट इंक्रीजेस द रीयूजेबिलिटी as function can be called from another function or another program or any part of the program. So we can reuse or build up an already defined function and avoid repetition of writing the same piece of code. जबकि फंक्शन एक बार अगर हम डिफाइन करते हैं, उसको हम प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से कॉल कर सकते हैं। कोई एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर दो प्रोग्राम्स कनेक्टेड हैं तो सब प्रोग्राम मतलब दूसरे प्रोग्राम से भी एक प्रोग्राम के फंक्शन को हम कॉल करके यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से सेम लाइन ऑफ कोड को हमें और रिपीटेडली लिखना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से सेम कोड को हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए और एक एडवांटेज है, इट इंक्रीजेस रीयूजेबिलिटी। अनदर एडवांटेज इज वर्क कैन बी इजीली डिवाइडेड अमॉन्ग टीम मेंबर्स एंड कंप्लीटेड इन पैरेलल। सपोज एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोग्राम लिख के कोई एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन में यूजर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना चाहता है, तो उस सिंगल प्रोग्राम के अंदर हमें 100-200 टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो अगर वो 200 टास्क जो हैं उसको अगर हम डिवाइड कर दें हमारे टीम मेंबर्स के साथ, तो पैरेलली मींस साइमल्टेनियसली, सपोज हमारे टीम में 50 टीम मेंबर्स हैं, हर एक टीम मेंबर को 4-4 टास्क के लिए फंक्शन डिफाइन करने के लिए दे दिया गया। तो इजीली क्या हो सकता है, साइमल्टेनियसली 50 मेंबर्स जो हैं वो 200 टास्क के लिए फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। वो सारे फंक्शन को हम फिर क्या कर सकते हैं, कंबाइंडली हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर हम एक सिंगल प्रोग्राम के हिसाब से लिख रहे होते वो कॉम्प्लिकेटेड होता, पर जबकि हम उसको इंडिविजुअल फंक्शन के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल अभी हमने जो लिया है उसको अगर हम समझेंगे, तो उसको अगर हम समझेंगे तो वहां पे हमें सिंपल तरीके से ये पता चलेगा कि सपोज एक कंपनी में 3 एम्प्लॉइज हैं जो कि उस प्रोग्राम को लिख रहे हैं। तो सपोज मैंने एक को दे दिया, तो सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है उसका फंक्शन डिफाइन कर। उसके बाद और एक को हमने दे दिया कि कोनिकल पार्ट वाला एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका फंक्शन डिफाइन कर।
और एक को हमने दे दिया कि टोटल नेट पेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसका फंक्शन डिफाइन कर। तो सेम प्रोग्राम में जो तीन लोग काम कर रहे हैं, तीनों तीन फंक्शन को साइमल्टेनियसली डिफाइन कर रहे होंगे, जिसके वजह से किसी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तीनों का डिफाइन होने के बाद उसके बाद और एक जो मेन उनके हेड जो हैं, तो वो क्या करेंगे, यूजर इनपुट हमें उन तीन फंक्शंस के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा उसको वो डिफाइन करेंगे, जिसके वजह से साइमल्टेनियसली मल्टीपल एम्प्लॉय या फिर मल्टीपल मेंबर्स, टीम मेंबर्स एक साथ पैरेलली काम कर सकते हैं, जिसके वजह से प्रोग्राम भी इजीली लेस टाइम में डेवलप हो सकता है बाय हेल्पिंग फंक्शन और बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ फंक्शंस। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि फंक्शन क्या है, फंक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल हमने देखा, उसके बाद फंक्शन यूज करने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं वो हमने डिस्कस किया। ये बस फंक्शन का शुरुआत है, ये ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट है हम बोल सकते हैं फंक्शन का। आगे हम फंक्शन के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका सिंटैक्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस क्या क्या हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस किसको बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस किसको बोलते हैं, क्या क्या बिल्ट इन फंक्शंस हमें दिया गया है पाइथन में, तो बिल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका प्रॉपर डिफाइन करने का प्रोसेस क्या है, वो सब चीजें हम आगे धीरे धीरे कवर करेंगे। आज के क्लास में बस हमने सिंपल तरीके से समझा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन हम डिफाइन किए होते हैं वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। बट डिफाइन अगर कर लेते हैं, सिर्फ डिफाइन कर लेने से वो परफॉर्म नहीं करेगा। डिफाइन करने के बाद जब हम उसको इन्वोक करेंगे, इन्वोक मतलब जब हम उसको कॉल करेंगे तभी जाके वो टास्क परफॉर्म करेगा। तो फंक्शन को डिफाइन करने का मेन एडवांटेज क्या है कि अगर हम हमारे प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को एक बार डिफाइन करते हैं, वही सेम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में चाहिए, तो हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में उसको बार बार ना लिख के एक सिंगल कॉल, मतलब जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमने जो नाम दिया है उस नेम को अगर हम सिंपली कॉल कर लेंगे, तो वो उस टास्क को हमें परफॉर्म करके दे देगा, जिसके वजह से हमें बेनिफिट क्या मिला, रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाता है, लेस लाइन ऑफ कोड हमें लिखना पड़ता है, रीयूजेबिलिटी हो जाता है, सेम कोड को हम रिपीटेडली एक बार ही लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अगर हमें मल्टीपल टास्क को डिफाइन करना हो, तो पैरेलली टीम मेंबर्स एक साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे वेरियस काइंड ऑफ एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करता है फंक्शन, अगर हम हमारे पाइथन प्रोग्राम में यूज करते हैं तो फंक्शन के बारे में और डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।